गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 5 जिसका नाम रहेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इस यूनिट के अंदर हमारी बॉडी जो है बच्चे वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करने वाली है, रोटेट करने वाली है। तो उस समय क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, क्या क्या उसके ऊपर कंसेप्ट लगेंगे, तो वो बच्चे हम इस यूनिट के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हमारी बात आती है, इस यूनिट को जब भी हम डिस्कस करेंगे वहां पे जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे या पार्टिकल होंगे बच्चे, उनको हम एक पॉइंट की तरह शो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वहां से कंसेप्ट आता है क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका क्या हो, तुम्हारे पास नेग्लिजिबल साइज हो और सर्टेन क्या हो, मास हो, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा बच्चे क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे इस यूनिवर्स में कि जिसका बच्चे नेग्लिजिबल साइज हो लेकिन कुछ ना कुछ मास जरूर हो। बेटा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है बच्चे क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट रियलिटी के अंदर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चे वैसे भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को दूसरे वे में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्या हो बेटा, वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस। ठीक है, जो उसकी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उससे बच्चे, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। ठीक है, तो बेटा जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसका साइज क्या हो, वेरी स्मॉल हो, तब भी उस ऑब्जेक्ट का नाम हम पॉइंट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे हम ही मान लीजिए हमारा साइज की तुम बात कर लो तो वो रहेगा बच्चे लगभग 1.5 मीटर मान लीजिए हमारा साइज। ठीक है, हमारी हाइट की बात कर रहा हूं मैं, मान लो तुम्हारे पास। तो बच्चे मान लो मैं ये कह दी कि मैंने क्या कर दी बेटा, 1 लाख मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। क्या कर ली, 1 लाख डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। किसने, मैंने। मेरा साइज कितना था, 1.5 मीटर। तो मेरे साइज के कंपेयर के अंदर वो डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल किया वो क्या, बहुत ही ज्यादा है। तो उसके कंपैरिजन में बेटा हम क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। हम ये भी दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके बाद हम डेली लाइफ के अंदर हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट बेटा देखते हैं उनका सबका क्या होता है, सर्टेन मास होता है और सर्टेन बेटा क्या होता है, साइज होता है। मतलब डेफिनेट एक साइज मिलेगा आपको और डेफिनेट आपको क्या मिलेगा, उसका मास मिलेगा। तो बच्चे उन ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखते हैं तुम्हारे पास, क्या, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या रहेंगे वो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वो रहेंगे बच्चे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट मास एंड साइज। इसके बाद बच्चे बात आती है तुम्हारे पास क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चे क्या होता है, ये जस्ट क्या होती है, एक बेटा कलेक्शन होती है किसकी बेटे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की। कलेक्शन होगी बच्चे किसकी, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, जो क्या कर रहे होंगे बच्चे, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे होंगे। और उसी कलेक्शन का नाम क्या है तुम्हारे पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। जैसे बेटा मैं ये ले लूं, तुम्हारे पास डस्टर ले लूं, तो बेटा इस डस्टर के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल क्या इकट्ठे हैं यहाँ पे, है नहीं है। ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे होंगे, तुम्हारे पास फोर्स लगा रहे होंगे। मीन्स एक दूसरे के को क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो इंटरेक्ट मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे होंगे बेटे, फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे, हम ये कह सकते हैं। तो उसको हम इंटरेक्शन के वे में हमने बोल दिया। तो बच्चे क्या होगा, ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की कलेक्शन है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, इंटरेक्शन हो रही है उनके बीच में। तो इसी कलेक्शन का नाम क्या दे दिया हमने, एक डस्टर नाम दे दिया। है क्या ये तुम्हारे पास, एक सिस्टम ही तो है। तो वही तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तुम्हारे पास। इसके बाद में बच्चे हम बात करें तुम्हारे पास में क्या आता है, रिजिड बॉडी। इसके बाद आती है क्या, रिजिड बॉडी। तो बच्चे रिजिड बॉडी क्या रहेगी बेटा,
या रिजिड ऑब्जेक्ट बोल दो। देखिए रिजिड का मीन मैं आपको बताऊं, तुम्हारे पास क्या होता है, हार्डेस्ट, ठीक है, जो कठोर हो, तुम्हारे पास बिल्कुल सख्त हो, तो जिसके ऊपर आप क्या करो, बाहर से कोई फोर्स लगाओ, फोर्स बाहर से लगाने पर भी उसकी शेप बेटा क्या ना हो तुम्हारे पास, डिफॉर्म्ड ना हो, ठीक है, बिगड़े ना तुम्हारे पास, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो बेटा उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा जाएगा, रिजिड ऑब्जेक्ट नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद शेप और साइज चेंज ना हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसे बॉडी को बेटा क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे भाई, ठीक है। सीधा बोल दो भाई, एक्सटर्नल फोर्स का जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ही ना हो, वो उसकी शेप को डिफॉर्म्ड ना करे तुम्हारे पास, कौन, एक्सटर्नल फोर्स, तो बेटा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट उठा लो जिसमें ऐसा होता हो, तो उसको तुम क्या नाम दोगे, रिजिड बॉडी का नाम। तो हमारी लाइफ के अंदर तो भाई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसके ऊपर हम बाहर से फोर्स लगा दें और से उसकी बिगाड़ ना पाए, ऐसा तो कोई है ही नहीं बेटा। डायमंड उठा लो तुम्हारे पास, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा, तुम्हारे पास कठोर सब्सटेंस है, ठीक है, सिस्टम है तुम्हारे पास, तो उसके ऊपर बेटा फोर्स लगा के हम उसको भी काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, तो उसकी शेप को भी हमने क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, तो उससे हार्ड तो कोई है ही नहीं तुम्हारे पास। तो इसका मतलब बेटा हमारे यूनिवर्स के अंदर परफेक्टली रिजिड बॉडी लाई नहीं करती तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ कुछ हद तक आप रिजिड बोल सकते हो, ठीक है, अब वैसे तो इसको भी ऊपर फोर्स लगा लो, इसकी भी शेप साइज बिगाड़ नहीं सकते ना, लेकिन मैं बहुत ही ताकतवर वाला फोर्स लगा दूं, ठीक है, तो इसकी शेप और साइज में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो बेटा ना है तो रिजिड बॉडी होगी परफेक्टली, ठीक है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। हमारे इन एक्सप्रेशंस को बेटा हम क्या करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए रिजिड बॉडी और पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, अच्छी से हो जाए तुम्हारे पास। चलिए बेटा ये था रिजिड बॉडी के बारे में, ठीक है। या रिजिड बॉडी को तुम ये भी कह सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास ये कोई भी बेटा रिजिड बॉडी है तुम्हारे पास, ठीक है, इनके अंदर मान लो बहुत सारे पार्टिकल पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए, बहुत सारे पार्टिकल, तो इन ये पार्टिकल मान लो तुम्हारा फर्स्ट है, ये पार्टिकल सेकंड है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, मान लो आर है, तो मैंने बाहर से बॉडी पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया मान लो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे इन दोनों पार्टिकलों की डिस्टेंस के अंदर चेंज ना आए, किसी भी किन्हीं भी टू पार्टिकल को उठा लो, उनके बीच की डिस्टेंस के अंदर चेंज ना आए एक्सटर्नल फोर्स लगने पर, तो बेटा वो बॉडी क्या कहलाएगी, रिजिड कहलाएगी। अब डिस्टेंस का चेंज आ गया, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, तो वो रिजिड बॉडी नहीं रही, उसकी शेप क्या होगी, डिफॉर्म होगी, ठीक है। डिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होना, चेंज होना, भाई कोई दूर दूर थे वो पास पास आ गए हो, ठीक है, पास पास थे वो दूर दूर चले गए, उसको तो हम बोलेंगे भी डिफॉर्म हो रही है। तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बॉडी के अंदर चेंज नहीं होनी चाहिए, जब एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर लग रहा हो, तब वो बॉडी क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी कहलाएगी। इसके बाद आते हैं बच्चे हम काइंड ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, काइंड ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो बेटा हमें काइंड देखने हैं, तुम्हारे पास प्रकार देखने हैं, किसके भाई, रिजिड बॉडी के मोशन की, ठीक है, रिजिड बॉडी के मोशन के प्रकार देखने भी, जो रिजिड बॉडी तुम्हारे पास होगी उसकी क्या क्या मोशन यहाँ पे रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जो काइंड होंगे वो टू काइंड होंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं बेटे क्या, रोटेशन, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो बेटा ट्रांसलेशन मोशन आप पहले पढ़ चुके हो सेकंड यूनिट के अंदर। तो क्या होती है कि जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, और इस प्रकार मूव कर रही हो कि उसके सब पार्टिकलों की, मतलब सभी पार्टिकलों की जो लीनियर वेलोसिटी हो वो तुम्हारे पास क्या हो बच्चे, सेम हो, तब कहेंगे कि वो बॉडी जो है हमारी वो कहाँ है, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर। दोबारा फिर सुनिए कि जब कोई बॉडी, ठीक, कहां मूव कर रही हो बेटा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव कर रही हो, और इस प्रकार मूव कर रही हो कि उसके सारे के सारी पार्टिकलों की लीनियर वेलोसिटी क्या हो बच्चे, सेम हो, एक ही हो, इक्वल हो, देन बॉडी सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, तब बॉडी वो कहां कहलाएगी, ट्रांसलेशनल मोशन में कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद
बच्चे हम सेकंड पे आते हैं तुम्हारे पास क्या, रोटेशनल मोशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है इस यूनिट में, रोटेशनल मोशन। और आपने पढ़ा हुआ है रोटेशनल मोशन कि जब कोई भी बॉडी बेटा क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, किसके अबाउट, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही हो तुम्हारे पास, ठीक, ऐसे रोटेट कर रही हो, सर्कल के अंदर रोटेट कर रही हो अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ये फिक्स्ड एक्सिस है। और इस प्रकार रोटेट कर रही हो, सॉरी इस प्रकार मूव कर रही हो अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस इन अ सर्कुलर पाथ, कि उसके सारे के सारे पार्टिकल बेटा कहां मूव कर रहे हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे हो, जिन सब का सेंटर बेटा कहां लाई करेगा तुम्हारे पास, इस फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और इस फिक्स्ड एक्सिस का तुम्हारे पास क्या नाम रहने वाला है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन नाम रहेगा बच्चे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये है बच्चे हमारे पास क्या, रोटेशनल मोशन। और एक खास बात क्या रहती है कि जो भी इसके पार्टिकल होंगे ना, ठीक है, क्या रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी के जो भी पार्टिकल होंगे बेटा, उन सब की एंगुलर वेलोसिटी वही होगी जो क्या होगी, पूरे के पूरी बॉडी की होगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब मान लो पूरी की पूरी बॉडी तुम्हारे पास क्या है, टू एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं तुम्हारे पास, ठीक है। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारे पास, ठीक है। तो सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे ना बेटा, उनकी भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिलेगी आपको, 2 ही मिलेगी। पहला पार्टिकल डालो वो भी 2 के सर्कल में घूम रहा होगा, दूसरा डालो वो भी 2 के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है, जैसे ये मान लो तुम्हारे पास, तो ये मेरा मार्कर है, ये तुम्हारे पास रिजिड बॉडी होगी, मान लो ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक। तो इस समय ये मार्कर तुम्हारे पास कहाँ है, रोटेशनल मोशन में है तुम्हारे पास। यहां तक बात सुनने में आई, ठीक है। तो बेटा एक बॉडी के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सिंगल नहीं रहती, ठीक है, वो बहुत सारी एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां पे बन जाती है तुम्हारे पास, ठीक है। ये 2 उंगलियां हैं तुम्हारे पास, इसके अबाउट घुमा लो इस मार्कर को, तो कितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई, 2। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एक बॉडी के लिए हो सकती है यदि वो रोटेट कर रही हो तो, ठीक है जी। चलिए बच्चे, इसके बाद रोटेशनल मोशन के बाद आते हैं बच्चे हमारे पास क्या, प्रेसिजन। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे पास क्या, प्रिसिजन। अब प्रिसिजन क्या होता है बच्चे, देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ spin motion and rotational motion of a body about the axis of rotation, about the axis of rotation। तो बेटा कोई भी बॉडी तुम्हारे पास क्या कर रही हो, स्पिन भी कर रही हो, क्या कर रही हो, स्पिन भी कर रही हो तुम्हारे पास, और साथ में क्या कर रही हो, रोटेट भी कर रही हो, क्या कर रही हो, रोटेट भी कर रही हो, तब उसको क्या बोला जाएगा बेटा, प्रेसिजन बोला जाएगा उस पूरे कॉम्बिनेशन को, ठीक है। प्रेसिजन इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन, वन इज स्पिन मोशन एंड सेकंड इज रोटेशनल मोशन। अब जैसे अर्थ मान लो तुम्हारे पास, बेटा अर्थ क्या कर रही है, खुद की एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है बेटा, तुम्हारे पास स्पिन भी कर रही है, भी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। स्पिन जैसे मान लो, उसकी बात मैं ना लूं, तुम्हारे पास ये मान लो कि हमारे पास क्या आता है, एक सिंपल सा खिलौना आता था, जिसको हम क्या करते थे, ऐसे पकड़ के ऐसे बिल्कुल घुमाया हमने, हमारे फ्लोर पे छोड़ दिया, तो बिल्कुल उस सर्कल में ऐसे घूमता, जिसको हम फिरकी टाइप बोलते थे तुम्हारे पास, ठीक है। बिल्कुल सर्कल में ऐसे घूमती थी वो, और कई बार तो क्या करती थी वो, ऐसे घूमती घूमती हुई ऐसे भी करती थी वो तुम्हारे पास, ठीक है। तो वो उस समय बेटा क्या कर रही है, स्पिन भी कर रही है, मतलब खुद भी ऐसे ऐसे घूम रही है, और साथ में वो ऐसे घूमती हुई भी जा रही है तुम्हारे, जैसे अर्थ कर रही है। तो उस समय बेटा उसकी जो कॉम्बिनेशन है ना पूरे मौसम में, वो क्या कहलाएगी तुम्हारे पास, प्रेसिजन कहलाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। चलिए भाई, स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे होते तुम्हारे पास, अर्थ भी स्पिन कर रही है अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, ठीक है। चलिए भाई, और रोटेशनल मोशन कहाँ है, अर्थ की अबाउट द सन, ठीक। चलिए बच्चे, इसके बाद हमारी बात आती है सेंटर ऑफ मास की। इसकी बात आती है सेंटर ऑफ मास। चलिए बच्चे, इसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पॉइंट होता है तुम्हारे पास जहां पे बॉडी का पूरा बेटा मास क्या होता है तुम्हारे पास, कंसंट्रेटेड होता है तुम्हारे पास। और क्या करता है, जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा ना पूरा का पूरा बॉडी का मास, ठीक है,
तो उसकी मोशन क्या रहेगी, ट्रांसलेशन मोशन सेम रहेगी, जो क्या रहेगी, पूरी की पूरी बॉडी की रहेगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को बेटा क्या बोलेंगे हम फिर सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या होता है बच्चे, ये डस्टर ले लीजिए तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो इस डस्टर को आप एक उंगली पे ऐसे उठा लेते हो मान लो। ठीक है, और कहीं कहीं आपको क्या लगता है कि आपके पास एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये आपका जो डस्टर होता है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मान लो यहाँ लगा लो तुम्हारे पास। ठीक है, अब इस उंगलियों को मैं इधर कर लूँ इधर कर लूँ, तो ये मेरा ये जो मार्कर होगा ये यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो बेटा जिस पॉइंट के ऊपर मैंने बैलेंस बनाया है ना बॉडी का इस मार्कर का, तो वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है। पूरा का पूरा मास क्या है उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। और वो मास वाला पॉइंट जो होगा ना तुम्हारे पास जिसपे आपने बोला है कंसंट्रेटेड है, तो उस मास की बेटा ट्रांसलेशन मोशन सेम रहेगी एज दैट ऑफ होल सिस्टम या होल बॉडी तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये था बेटे क्या, सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, या हम इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं बॉडी का। क्या बोल सकते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट भी, जहां पे हमारी बॉडी का पूरा जिस पॉइंट पे हमारी बॉडी का पूरा क्या बन जाता है, बैलेंस बन जाता है। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ गिवन बॉडी। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल मींस मैंने क्या लेना है बच्चे, एक सिस्टम लेना है जो किससे मिलके बना हुआ हो, टू पार्टिकल से मिलके, मतलब उसके टू ही पार्टिकल हो तुम्हारे पास। तो बेटा उस सिस्टम में मेरे को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखो आओ निकालते हैं भाई सेंटर ऑफ मास। जैसे मैं उसको एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिगर के अंदर, उस चीज को जो मैंने यहां बोली, तो मैंने सिस्टम और पार्ट, ये मान लो एक्स एक्सिस है तुम्हारे पास, ये बच्चे वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास मान लो क्या है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, छोटी सी बनाई है मैंने बिल्कुल, ये आपका ओरिजिन ओ हो गया। तो जो सिस्टम के मैंने दो पार्टिकल है बच्चे, मान लो ए पार्टिकल यहाँ है और बी पार्टिकल, इसका नाम मैंने ए पार्टिकल दिया, इसका मैंने बी पार्टिकल नाम दिया। तो ए पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है ना, जो पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन, वो r1 वेक्टर से डिनोट हुई भी। ठीक है, जो कि आप यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड में पढ़ के आए थे सेकंड चैप्टर में। और बी पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या मान ली मैंने, r2 वेक्टर मान ली भी। क्या मान ली बच्चे, r2 वेक्टर मान ली। और ए बॉडी का जो मास मान लिया वो m1 मान लिया, बी का क्या मान लिया मैंने, पार्टिकल सॉरी m1 पार्टिकल का मास, सॉरी ए पार्टिकल का मास m1 माना और बी का मास क्या माना मैंने, m2 माना। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, एक सिस्टम बना रहे तुम्हारे पास। तो मेरे सिस्टम में दो ही पार्टिकल ना ओनली, चलो भाई ठीक है भाई, दो हो गए तुम्हारे पास। अब देखो बच्चे, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे ए पार्टिकल के ऊपर बेटा एक्सटर्नल जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, एफ लग रही है। क्या लग रही है, एफ लग रही है, मतलब बाहर से कोई फोर्स आ रही है तुम्हारे पास। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल दो का तुम्हारे पास। ठीक है, इसके ऊपर बाहर से फोर्स लग रही है, तो ए पार्टिकल को भी लग रही होगी, पता नहीं कितनी लग रही होगी, बी पे पता नहीं कितनी लग रही होगी। मैंने कहा कि बी पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, F2 लग रही है। मान लो कितनी लग रही है, F2। और साथ में ए पार्टिकल पे ये बी वाला पार्टिकल भी अंदर ही अंदर सिस्टम में क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, जिसका नाम क्या हुआ, इंटरनल फोर्स। तो F1 पे लगा किसके कारण बेटा, दो के कारण इंटरनल फोर्स F12। इसी के कारण भाई इसी प्रकार दो पे लगेगा अभी, एक के कारण F21 बोल दिया। अब देखो तो ये पूरा सिस्टम क्या है, इन दोनों पार्टिकलों से मिलके बना है। तो पूरे सिस्टम पे चार फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, F1 F2 F12 F21। तो वही सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स होगा भाई तुम्हारे पास, उनको जोड़ दो सबको। तो टोटल फोर्स ऑन सिस्टम बेटा मैंने F बोल दिया, तो वो क्या होगा तुम्हारे पास, F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस F21 वेक्टर। चलिए भी ये बना बच्चों, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं हम एक बार। ठीक, तो यहां पे मेरे को याद आया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सर आ रहे हैं भाई यहाँ पे। तो वो क्या कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल पे टोटल जो फोर्स लग रहा है ना, या बॉडी पे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, इसी के बराबर होगा। अब हमने क्या कहा, मान लो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है बच्चे, v1 है। कितनी है, v1 है। तो v1 को तुम क्या लिख सकते हो, पहले पार्टिकल की पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हो,
इसी प्रकार v2 लिख दो, दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी मान ली मैंने, वो क्या होगी, दूसरे पार्टिकल की पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं हम ये, ठीक है। चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। इसके बाद देखो बच्चे, तो यहां देखना तुम्हारे पास, तो बॉडी ए पे लगने, सॉरी पार्टिकल ए पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना था, F12 था ना, F1 प्लस में F12, ये टोटल फोर्स था। तो बच्चे किसके बराबर होगा, पार्टिकल ए के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं यहां लिखता हूं d/dt। तो पहले पार्टिकल बेटा लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, देखो m1 और v1, ये रहेगा नहीं रहेगा अभी, मास इनटू वेलोसिटी रहेगा। मैंने फॉर्मूला लिख दिया लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर टोटल फोर्स जो होगा ऑन पार्टिकल बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम d/dt। क्या लिख दो, m2 v2 वेक्टर लिख दे भाई, ये लिख दिया भाई हमने, चलो भी लिख दिया। तो अब बेटा क्या किया, इन दोनों की दोनों वैल्यूज को मैंने कहा पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया अभी। तो 1 में पुट करो बच्चे, क्या पाते हो तुम, f वेक्टर इज इक्वल टू f1 f, इन दोनों की वैल्यू तो बच्चे ये होगी तुम्हारे पास d/dt m1 v1 वेक्टर प्लस में d/dt m2 v2 वेक्टर, ये हो गया बच्चे। क्लियर है यहां तक, इतना हो। अब देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, एफ वेक्टर तो ये हो गया अभी, इज इक्वल टू बच्चे, तो d/dt तो ये किस में चेंज करेगा, ओनली वेलोसिटी में, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा, मास कांस्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ चेंज किस में होगा, ओनली v1 में, या किस में होगा, v2 में। तो 1 पहले इसका हो रहा है फिर इसका हो रहा है, तो मैंने कहा कि दोनों का चेंज बाहर ही निकाल लो भाई, ठीक है। लिखते हैं एक ही बात है, m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर। तो d/dt डेरिवेटिव बोल दो या चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दो, एक ही बात है। तो बेटे प्लस में जब दो चीज पड़ी और उनका डेरिवेटिव करना हो या चेंज करना हो, तो पहले फर्स्ट टर्म का चेंज फिर सेकंड टर्म का चेंज, और फर्स्ट टर्म में भी ओनली v1 का चेंज होगा, तो इसी के साथ लगेगा ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। ये होगा तुम्हारे पास, मीन्स अलग से लिखोगे, पहले चेंज इसका लिखोगे d/dt m1 v1, ये वाली चीज लिखोगे, इसके साथ फिर लगाओगे, फिर एस डी जी लिखोगे। तो मैंने इसको बाहर करके लिख लिया, कॉमन नहीं लिया है, कभी सोचो कॉमन लिया है, कॉमन नहीं लिया है, d/dt डेरिवेटिव है, ठीक है, कॉमन नहीं आया। चलो भी आगे, इसके बाद बच्चे मैंने क्या किया, v1 और v2 की वैल्यू पुट की मैंने वहां से। देखो v1 की वैल्यू कितनी है वहां पे, dr1 वेक्टर डिवाइड बाई dt। इसी प्रकार बच्चे v2 की वैल्यू कितनी है वहां पे, dr2 डिवाइड बाई dt, ये लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या है, तो बच्चे यहाँ देखो d/dt किसका, r1 का, d/dt किसका बेटे, r2 का। तो यहां से d/dt यहां से भी और यहां से भी, तो इसको मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। एक बार चेंज और हो रहा है, उसको बाहर में बोल दो, क्योंकि बाहर तुम क्या करोगे, जब भी ऐसे लिखते हो d/dt और a प्लस b हो, तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो क्या, dA/dt प्लस में dB/dt हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दो ये, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इनटू में कांस्टेंट टर्म पड़ी, तो भी उसका चेंज होना ही नहीं ना, वो तो पड़े रहने दो, साथ में बाहर निकाल दो, पड़े रहने दो, ठीक है, एज यू विश, ठीक है। तो यहां से मैं d/dt फिर बाहर निकाल लिया, तो क्या बना बच्चे, f वेक्टर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर। तो एक d/dt यहां है, एक और बार आएगा तो डबल डेरिवेटिव होगा, और डबल डेरिवेटिव का सिंबल आपको पता है d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर होता है, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि सर एक d/dt और बार आया तो d का स्क्वायर होना चाहिए नीचे भी, अबे नहीं, सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है ये, ठीक है। तो क्या बना बच्चे, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर। चलो बच्चे इतना आ गया हमारा। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आता है बच्चे हमारे पास क्या, देखिए, तो ये चीज लिखी मैंने, तो इस चीज को मैं, ये क्या है, मेरे सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स, ठीक है। तो मेरे सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, उस पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई में पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन, ठीक है। और पूरे सिस्टम का बेटा मास जो होगा वो क्या होगा, m1 प्लस m2 ही होगा, नहीं होगा, यही होगा ना, पूरे सिस्टम के दो ही पार्टिकल पड़े, तो मास इनटू में बेटा एक्सेलरेशन, मैंने बोल दिया कि a है, तो किसकी एक्सेलरेशन है बेटे, ये सेंटर ऑफ मास की है, क्योंकि पूरा का पूरा मास कहाँ इकट्ठा है,
उस एक पॉइंट पे इकट्ठा है तो मैंने उसकी एक्सेलरेशन माननी है। मान लो वो पॉइंट यहां कहीं है, यहां मान लो तुम्हारे पास वो पी पॉइंट मान लो यहां है, ठीक है, यहां है। तो इस पॉइंट पे मेरी पूरी की पूरी सिस्टम का क्या है, पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस पे लग रहा होगा फिर टोटल फोर्स पे, क्योंकि मास पे फोर्स लगता है, तो यहाँ मास पी पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन होगी, वो मैंने क्या बोल दी, ए बोल दी तुम्हारे पास, इज इक्वल टू डी स्केयर बाय डी टी का स्केयर। तो इनटू में क्या होगा बेटा, m1r1 वेक्टर प्लस में m2r2 वेक्टर, ये लिख दिया बच्चे। अब इसके बाद में क्या करा, ए वेक्टर को यही रखते हैं हम, एक्सेलरेशन को जो किसकी है, उस पॉइंट की जिसपे बॉडी का पूरा मास क्या है, कंसंट्रेटेड, इसको तुम सेंटर ऑफ मास भी बोल रहे हो। m2r2 का स्केयर डिवाइड बाय में बेटा, ये मल्टीप्लाई में दिमाग के डिवाइड में, अब डेरिवेटिव के अंदर ले जाओ भाई, चेंज के अंदर, क्योंकि मास है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। ये ले गया बच्चे में इसके अंदर। चलो भाई, अब एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो क्या एक्सेलरेशन बेटा, ये जो थी किसकी एक्सेलरेशन है, उस पॉइंट की ना जहां बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट है। तो मैंने कह दिया उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर ना वो क्या है, आरसीएम बच्चे, क्या है, आरसीएम है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और उस पॉइंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसको मैं क्या लिख देता हूं, जैसे मैंने इसको लिखा डी स्केयर बाय डी टी का स्केयर इनटू में एक क्या लिखे हम, आर सी एम इज इक्वल टू डी स्केयर बाय डी टी स्केयर, क्या आया, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 का वेक्टर, और डिवाइड बाय में बच्चे क्या आया, m1 प्लस m2, ये आई बच्चे मेरी इक्वेशन, ठीक है। हाँ, अब कंफ्यूजन है कि इससे ये कैसे लिख दिया सर ने भी, अभी दिखाता हूं आपको, देखना बेटा। एक्सेलरेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, होता है नहीं होता, तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। वी क्या पढ़ा हुआ है, देखो वी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, मैंने डी आर बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। अब रखना वैल्यू वहां पे उसकी डी वी की, यहाँ पे तो ये डी बाई डी टी, तो ये तो है ही, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करी क्या, डी आर बाई डी टी, ये लो भाई। तो बेटा क्या, आर में एक बार चेंज ये है, एक बार ये है, तो इसको दो टू टाइम चेंज हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्केयर बाय डी टी का स्केयर, और इनटू में क्या हो गया, आर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये तो मैंने ये लिखा, ठीक है। तो ये हो गया अभी। अब बेटा दोनों साइड कंपैरिजन किया तो मैं क्या पाता हूं, डी स्केयर डी टी, डी स्केयर बाई डी टी स्केयर ये रहा, और यहाँ ये रहा, इसका आर सी एम की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ये होगी। तो आर सी एम जो रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारे पास, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर, ठीक है। डिवाइड बाय में क्या रहा बच्चे, m1 प्लस m2। तो ये क्या आया, मेरे सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया बच्चे। तो जिस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो वो सेंटर ऑफ मास है। क्लियर हुआ यहाँ तक। यदि मान लो भाई मेरे को क्या देता, वो n पार्टिकल वाला सिस्टम देता, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कितने पार्टिकल, n पार्टिकल थे, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, अप टू कहां तक, n तक थे मान लो। तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते, देखो तो पहली बात तो दोनों के दोनों मतलब हर एक पार्टिकल का मास गुणा में पोजीशन वेक्टर, प्लस में अगले का मास उसी का पोजीशन वेक्टर, प्लस में तीसरे का आता, फोर्थ का आता। तो n पार्टिकल के लिए क्या लिखते हैं बेटा, आर सी एम, पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर, ऐसे कहां तक जाते हैं बच्चे, mnrn वेक्टर तक जाते। और डिवाइड बाय में हम बात करें क्या रहता है, m1 प्लस m2 प्लस कहां तक बच्चे, अप टू mn तक, ऐसे जोड़ता है। तो ये n के लिए होता है, ठीक है। n पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट सिमिलर वे में ही करते हैं भाई हम, ठीक है। डेरिवेशन सेल्फ कर सकते हो यदि करना हो तो, सिलेबस में हमारे ये नहीं है, ठीक है। हमारा सिर्फ ये वाला सिलेबस में था, ये हमने आपको करवा दिया। अब देखो बच्चे, इसके बाद हम आते हैं इसके स्पेशल केसेस में। तो क्या कहते हैं इसके स्पेशल केसेस, तो अभी सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आया वो मेरे पास क्या है, देखो m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर, डिवाइड बाय में क्या आया बच्चे, m1 प्लस m2, ये आया बच्चे।
सबसे पहला स्पेशल केस मैं ये लेता हूं कि मान लो दोनों के दोनों पार्टिकल का मास क्या हो जाए भाई, सेम हो जाए। वो कितना हो जाए, m हो जाए। तब जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बनेगा, जिसको तुम आरसीएम बोल रहे हो, क्या होगा देखो, या m आएगा भाई m r1 वेक्टर, या m आएगा फिर m r2 वेक्टर, और नीचे बेटा क्या आएगा, 2 बार m नहीं आएगा क्योंकि m और m 2m हो गया। यहां से m कॉमन लो, देखो m कॉमन आएगा बाहर, यहां कॉमन m आया, तो बेटा एक m से एक m तो नहीं कट गया यहां से, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2 आया। तो इसका एवरेज ले लो भाई दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर का। तो वो क्या आएगा तुम्हारे पास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आएगा। कब, जब दोनों के दोनों पार्टिकल का मास क्या हो बच्चे तुम्हारे पास, सेम हो, इक्वल हो। चलिए भाई दूसरे स्पेशल केस की बात करता हूं बेटा। सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होती है, जीरो, सॉरी आरसीएम की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो आरसीएम की वैल्यू जीरो कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो ये सेंटर ऑफ मास है ना, जो वो कहां लाई कर रहा है, आरसीएम जीरो, आरसीएम जीरो, जीरो 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 जीरो, जीरो का मतलब कहां आ गया बेटा, ओरिजिन पे ही तो आ गया। कहां आ गया, ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, इसका मतलब बॉडी का भाई सेंटर ऑफ मास यही मतलब हुआ, तभी तो जीरो आई। ठीक है, तब तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे, देखना इसको जीरो पुट करो, इसको तुम जीरो पुट करते हो, चलो इसको जीरो पुट करो, जीरो इज इक्वल टू m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर डिवाइड बाय में क्या रहता है बच्चे, m1 प्लस m2, ये रहेगा ना। ठीक है, अब इसको वहां लेके जाओ तो कितना हो गया, तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया अभी। चलो अभी जीरो हुआ। इसके बाद बच्चे क्या किया, m2r2 को यहां ले आओ। ठीक है, ये इसको यहां ले आओ, चलो जिसको भी जहां ले जाओ भाई, ले जाना भाई ले जाओ फटाफट। R2 इज इक्वल टू माइनस m1r1 वेक्टर लिखा बच्चे। R2 वेक्टर की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, माइनस m1 डिवाइड बाई m2 इंटू में क्या है, R1 वेक्टर आया। ये लो भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 वेक्टर और R1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हुई। क्या हुई, अपोजिट हुई। नेगेटिव साइन तो यही शो कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव साइन लग गया दोनों वेक्टरों के इक्वल के साथ, तो इसका मतलब दो बोथ वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा एक पोजीशन वेक्टर जो होगा वो लेफ्ट हैंड में होगा ओरिजिन के, तो दूसरा वेक्टर कहां लाई करेगा, पोजीशन राइट हैंड में। एक लेफ्ट हैंड में तो एक कहां लाई करेगा, राइट हैंड में, एक राइट हैंड में तो दूसरा लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इस चीज का। इसके बाद यदि बच्चे मान लो तुम्हारे पास क्या होता है, m2 की वैल्यू ज्यादा होती किससे, m1 से, तो पहले पार्टिकल का मास ज्यादा, सॉरी दूसरे पार्टिकल का मास ज्यादा होता किससे, m1 से। तो पोजीशन दो सेंटर मास कहां आता, वहीं आता जहां पे हैवी मास होता। तो मींस m2 हैवियर मास के क्लोज आता मेरा क्या, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट। ठीक है, ये बात आपको ही पता है। ठीक है, अब जैसे मान लो इस बॉडी को मान लो क्या कर लो, यहां से मोटा बना दो, यहां से पूरा क्या बना दो, मोटा बना दो, पूरा मास ठूस दो यहां पे, तो उस समय बेटा सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, बिल्कुल इस हैवियर मास के पास ही तो लाई करेगा। बैलेंसिंग पॉइंट यहीं कहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि तुम ऐसा करते हो तो उस समय बेटा तो पोजीशन ये होता तो तुम्हारे पास क्या होगा, R2 होगा, वो छोटा मिलेगा ना R1 से, एक ले लो भाई, ऐसे मिलेगा बच्चे। ठीक है, तो मास ज्यादा होगा तो पोजीशन वेक्टर बेटा ज्यादा मास के पास ही आपको मिलेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, सॉरी क्या, सेंटर ऑफ मास। चलो भाई, ये इसके बाद मैं स्पेशल केस की बेटा बात करता हूं, क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर मेरे को सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बतानी है। मतलब एक्स एक्सिस के अंदर सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वाई एक्सिस के अलोंग कितना सेंटर ऑफ मास होगा। तो वहां से देखो, अब मान लीजिए मैं लेट कर रहा हूं कि पहले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने क्या मान लिया बेटा, x1 और y1, x1 और y1 मान लिया। क्या, x1 और y1 क्या मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए ए पार्टिकल के। तो उसके पोजीशन वेक्टर को मैं इनके टर्म में कैसे लिखूंगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी प्रकार दूसरे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिए, मान लो x2 और y2 ये मान लिए। तो क्या लिखूंगा पोजीशन वेक्टर को दूसरे पार्टिकल के, y2 i कैप प्लस, सॉरी x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये लिख चुके भाई। तो सिमिलर वे में जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके पोजीशन वेक्टर को, आरसीएम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आरसीएम के ऊपर वेक्टर। तो मैंने कह दिया भाई एक्स एक्सिस के लोग सेंटर ऑफ मास आरसीएम मान लो। ठीक है, आई कैप प्लस वाई सी एम, बड़ा वाई लो भाई। ठीक है, वाई सी एम जे
तो बच्चे ये तीनों की तीनों वैल्यू कहाँ पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो भी एक बार, ठीक है। पुट करना क्या आया, तो आर सी एम की वैल्यू क्या आई, एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप इज इक्वल टू एम वन आर वन वैक्टर। तो बच्चे आर वन वैक्टर की वैल्यू ये पुट करोगे, तुम पुट करोगे तो मैं आर वन की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम के साथ डायरेक्टली, तो कितना आएगा एक्स वन आई कैप प्लस एम वन वाई वन जे कैप। सिमिलर वे के अंदर तुम m2 के साथ r2 जब रखोगे तो r2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ m2 की, तो कितना आएगा देखो m2 x2 i कैप प्लस m2 y2 j कैप डिवाइड बाय में बच्चे हमारे पास क्या रहता है m1 प्लस m2। चलो ये रहा, इसमें देखो बच्चे ये आई वाली टर्म है, ये आई वाली टर्म है, तो आई कॉमन लो, यहां से क्या बनता है m1 x1 प्लस m2 x2 सॉरी m2 x2, ये हुआ बच्चे क्या आई कैप प्लस में क्या रहता है देखो m1 y1 प्लस m2 y2 पूरे के बार क्या ले लिया j कैप, मैंने कॉमन ले लिया बच्चे। सबके डिवाइड में क्या m1 प्लस m2 था, तो मैंने क्या कर दिया दोनों के बाय में अलग अलग से इसको लिख दिया, तो इसके बाय में m1 प्लस m2 अलग से राइट कर दिया मैंने, और इसके बाय में बेटा m1 प्लस m2 अलग से राइट कर दिया। अब एलसीएम लो पूरे का सेम आएगा, तो ये टर्म बनेगी ऊपर करोगे तो सेम टर्म बनने वाली है। तो बच्चे ये किसकी वैल्यू आती है एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप। तो दोनों तरफ इस इक्वेशन के मैंने क्या किया बेटा आई कैप और जे कैप के कंपोनेंट को क्या कर लिया कंपेयर कर लिया, उनकी तुलना कर ली, आई आई वाले इक्वल रख दिए, जे जे वाले इक्वल रख दिए, ठीक है। इसको हम मैथ के अंदर करते हैं 5th चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में, इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं बोथ साइड। तो इमेजिनरी को बराबर रख दो और रियल को, मतलब यहाँ पे आई आई वाले कंपोनेंट को इक्वल रख दो और जे जे वालों को। तो आई के आगे यहाँ क्या एक्ससीएम है, यहाँ कौन है बेटा आई के आगे ये वाला होगा, तो एक्ससीएम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइड बाय में से क्या रहता है m1 प्लस m2, और इस प्रकार से ycm जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे m1 y1 प्लस m2 y2 और डिवाइड में क्या रहता है m1 प्लस m2। ये रहा बच्चे हमारे पास, क्लियर है। अब देखिए इसके आगे, तो इसके आगे बच्चे क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या हो YCM की वैल्यू 0 हो, क्या हो YCM की 0 वैल्यू 0, कब 0 होगी मान लीजिए जब मैं आपको ये कह दूं कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है बेटा वो कहाँ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट तो सारे 0 ही होंगे, तो उस समय सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी ओनली एक्सियम की वैल्यू आएगी, वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो वहां नहीं होगा ओनली यहाँ होगा, और यदि हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो बेटा ये ओनली ये वैल्यू आएगी, इसकी कितनी आएगी तुम्हारे पास 0 आएगी, ठीक है। चलो भाई ये था बच्चे हमारे पास सेंटर ऑफ मास का टॉपिक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता बच्चे हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। देखिए बच्चे क्या कहते हैं इसके अंदर ये, तो क्या रहेगा बच्चे देखिए, तो जो सेंटर ऑफ मास रहेगा किसी भी बॉडी का बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस बॉडी की शेप पे, भाई बॉडी की शेप क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, शेप पे डिपेंड करेगा, और साथ में डिपेंड किस पे करेगा तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी, तो इन दो बातों पे डिपेंड करेगा बेटा, मतलब उसकी शेप कैसी है तुम्हारे पास, ठीक है, बनावट कैसी आपने उसकी बना रखी है, तो उसके हिसाब से क्या आएगा उसका बेटा सेंटर ऑफ मास आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो बंटवारा है मास का वो कहाँ है भाई, मान लो यहाँ कम है, यहाँ और भी कम है, यहाँ फिर ज्यादा आ गया, यहाँ और ज्यादा आ गया,
तो वहां मतलब कैसे कर रखा है, यदि आप मान लो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो अपने मास, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर, तो उस समय वो बैलेंसिंग पॉइंट वो कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर के अंदर आएगा, नहीं आएगा बॉडी के। लेकिन यदि आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा, मतलब कहीं पे मास आपका बहुत ही ज्यादा और कहीं पे बहुत ही कम है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ आएगा, वहां आएगा जहां पे मास बहुत ही ज्यादा था, ठीक है, वहीं कहीं लाई करेगा वो वाला पॉइंट, ऐसा कुछ होगा। तो इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है बेटा सेंटर ऑफ मास। अब देखो जो हमने जो सेंटर ऑफ मास पढ़ा, मान लो तुम्हारे पास उसका पोजिशन वेक्टर जो हम पढ़ के आए थे RCM, वो बच्चे आपने क्या पढ़ा है, देखो M1R1, मतलब एन पार्टिकल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एन पार्टिकल के लिए मैंने लिखा था M2R2 वेक्टर कहां तक जाएगा, मान लो तुम्हारे पास बच्चे MNRN वेक्टर यहां तक जाएगा। डिवाइड बाय में मैं क्या लिख दूं यहां पे M1 प्लस M2 अप टू MN, यहां तक लिख दिया बच्चे, ठीक है। अब देखो जो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन को, तो इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, समेशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में। तो समेशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का सम, नंबर ऑफ टर्म्स का सम। अब जैसे मैंने आपको यहां दिया कि मेरे पास दो वैल्यू थी, मान लो M1 मल्टीप्लाई, तो ये बोल दो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये क्या है, मेरे पास चार मास की वैल्यू, चारों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो इसको मेरे को सिंगल टर्म में लिखना हो तो बच्चे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो भी सम हो रहा है ना सबका, तो सम के लिए क्या लगाया मैंने, ये साइन लगाया। तो ये किसको शो कर रहा है, सम को शो कर रहा है, जिसको हम समेशन बोलते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, समेशन, ठीक है। तो बेटा किसका समेशन हो रहा है तुम्हारे पास, मास का ना, मास का सम हो रहा है ना यहाँ पे। तो मैंने कहा भी 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग है ये चेंज हो रही है, तो मैंने इसको फिक्स करके यहां लिख दिया, क्या आई लिख दिया बच्चे, क्या लिख दिया, आई लिख दिया। और आई की वैल्यू बेटे कहां से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, कहां से, और खत्म कहां पे हो रही है, 4 पे। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी की पूरी टर्म को बेटा मैं इसके इक्वल रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब इसको ओपन करूं तो ओपन देखो कैसे करोगे, ओपन करने का तरीका देखो, पहले आई की जगह क्या पुट करना, आपने 1 पुट करना है, तो ये 1 पुट किया, M1 पुट किया। समेशन का मतलब क्या था बेटा, सम, ये सम लगा दिया, ठीक है। फिर अगली वैल्यू पुट करो, तो अब आप आई की वैल्यू क्या पुट, 2 पुट करो, तो कितना आया, M2 आया, प्लस में फिर अगली टर्म M3, फिर अगली टर्म M4, ऐसी आएगी नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो यहां देखो बेटे हमारे पास ऊपर वाले टर्म के अंदर मैं बात करूं तुम्हारे पास क्या है, तो इन पूरी एक टर्म ये है, फिर दूसरी टर्म है, इस पर ये nth टर्म है, nवीं टर्म है। तो इसको मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं MI और RI लिख दिया, आई इसके ऊपर वेक्टर है। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे मेरे जो आई की वैल्यू है वो 1 से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है बच्चे, n पे खत्म हो रही है, मैंने इसको ये लिख दिया। डिवाइड बाय में वहां क्या लिख रहा हूं मैं, समेशन MI, और यहां भी I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो कहां खत्म हो रही है बच्चे, n पे खत्म हो रही है। यहां तक क्लियर हुआ, तो ये मैंने यहां पे राइट कर दिया। तो इसके बाद क्या आता है बच्चे, देखो तो ये क्या है, पहले पार्टिकल का मास, फिर दूसरे पार्टिकल का मास, इसी प्रकार nवें पार्टिकल का मास, तो वो n के n पार्टिकल मिलके तो मेरा सिस्टम बना रहे होंगे, ठीक है। तो सिस्टम का मास क्या होगा, सारे के सारे n पार्टिकल का मास जोड़ दो। तो मैंने कहा मेरे सिस्टम का जो मास है ना वो क्या m है। तो ये कैसे आया होगा, एक एक पार्टिकल का मास जोड़ा गया होगा तभी तो ये मास आया। तो इसका मतलब ये एक एक पार्टिकल का मास जोड़ा गया वो यही वाला हुआ ना। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, कैपिटल M लिख सकता हूं। तो इसको बेटा मैंने क्या लिख दिया, मान लो कैपिटल M लिख दिया। तो इसको मैं रिमूव करके यहाँ क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल, मैंने कहा कि मेरी जो रिजिड बॉडी है ना उसका मास कितना टोटल M है, और वो किसके बराबर होगा, M1 प्लस M2 प्लस MN तक होगा। चलो भाई ये राइट हमने कर दिया। इसके बाद देखो बच्चे तुम्हारे पास क्या आता है, तो अब देखो मेरे बच्चे, तो जो ये वैल्यू जो राइट हुई है हमारे सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल के लिए, किसके लिए, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल के लिए, जिसके अंदर आप बता सकते हो भी ये पहला पार्टिकल इसका मास M1, ये दूसरा पार्टिकल इसका मास M2, ऐसे तुम बता सकते हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लेकिन मैं क्या ले रहा हूं बेटे, यहाँ पे रिजिड बॉडी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के अंदर आप एक
एक पार्टिकल का मास नहीं बता सकते, आप पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट ही सेपरेट ही नहीं कर सकते, सेपरेबल नहीं है तुम्हारे पास पार्टिकल रिजिड बॉडी में, क्योंकि वहां पे जो बेटा मास होगा ना वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा रिजिड बॉडी के अंदर, मतलब हर जगह आपको मास क्या मिलेगा, सेम सेम मिलेगा। तो वहां से आप एक पार्टिकल को आइडेंटिफाई करके उसका मास नहीं बता सकते, यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं बेटा कि जो रिजिड बॉडी है ना वो किससे मिलके बनी हुई है, एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है, एलिमेंट से। और हर एक एलिमेंट का मास मैंने क्या मान लिया, डीएम मान लिया। क्या मान लिया, डीएम मान लिया। डीएम हर पार्टिकुलर डीएम क्यों, क्योंकि मैंने कहा भी मास जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली मतलब बिल्कुल बराबर बराबर अमाउंट के अंदर क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट है होल बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। तो इसलिए हर जितना मास एक एलिमेंट का उतना ही दूसरे का वही, तीसरे का वही, फोर्थ का तुम्हारे पास। चलो ये मैंने बोल दिया। तो रिजिड बॉडी के अंदर तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम क्या करो, और मैंने कहा मान लो उस एलिमेंट की जो तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर ओरिजिन है वो क्या मान लिया मैंने, आर वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया, आर वेक्टर। तो बेटा जब भी आपका मास क्या हो, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो, और उस समय आप एक स्मॉल पार्ट उसका ले लो मास का, और वहां पे आप जब टोटल निकालो तो बेटा वहां हमेशा कौन सा साइन यूज होता है, सम के लिए इंटीग्रेशन साइन यूज होता है, ना कि समेशन। समेशन बच्चे किसके लिए होता है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यूज होता है, जहां पार्टिकल में तुम्हारे पास अब अलग अलग पार्टिकल को आप सेपरेट कर सकते थे तो आपने समेशन लगाया टोटल के लिए। लेकिन जब आपका कंटिन्यूस वर्ड आ जाए तो उस समय बेटा आप सम टोटल के लिए, सम के लिए क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। चलो भाई, तो बेटा जो ये मेरी जो फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू समेशन डी एम डी इंटू में क्या, आर पोजीशन वेक्टर। ये मैं लिख पाया भाई इसको, ठीक है। तो डी एम इंटू में आर वेक्टर, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन लगा दी तो ये क्या आ गया बेटा, तुम्हारे पास टोटल आ गया, ठीक है। और इंटू में क्या, डिवाइड में क्या है तुम्हारे पास, कैपिटल एम था। क्या था, कैपिटल एम। तो कंटिन्यूस के अंदर समेशन की प्लेस पे ये क्या आ गया तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन आ गया। और मास अलग अलग पार्टिकल का हम बता नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने एक एलिमेंट का लिया, वो क्या होगा बेटा, स्मॉल डीएम हो गया। और उसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया मैंने, आर ले लिया, बाय में एम मेरा है ही यहाँ पे। इसके बाद देखिए बच्चे क्या आया, तो इसको मैं क्या लिख दिया, 1/m इंटीग्रेशन डी एम आर का वेक्टर लिख दिया बच्चे। तो मैंने ये होगा, बस ऐसे लिखोगे, ठीक है। मैंने क्या है इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लो बेटा तुम्हें क्या करना हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो और देख लेते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, अभी इसको तुम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे सर, इसको तो हम लिखेंगे एक्स सी एम क्या आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन का बच्चे क्या लगा दो, साइन लगा दो। और डीएम की वैल्यू डीएम रही, और पोजीशन वेक्टर को और तोड़ो भी, कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखोगे। लिखते आ रहे हो बहुत बार, ठीक है। करना मल्टीप्लाई भी एक बार, अंदर मल्टीप्लाई करना, 1/m इंटीग्रेशन डीएम पहले किसके साथ लगा दो, एक्स के साथ लगा दो भाई, इंटू में आई कैप हो गया। चलो भाई, प्लस में 1/m इंटीग्रेशन वाई डीएम, मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं बस, जस्ट ब्रैकेट को ओपन करता जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लस में क्या होगा, 1/m इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारे पास, यहाँ पे जेड आएगा भाई, ठीक है, आएगा जेड आएगा, जेड डी एम के कैप, ये आया बच्चे, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर लो, आई कैप और जे कैप और के कैप के टर्म्स को क्या कर लो बेटा, कंपेयर कर लो, उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, ठीक। करते हैं, देखो आई कैप की जगह आई कैप का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड में क्या एक्सीएम है, राइट हैंड में क्या 1/m एक्स डीएम, ये है तुम्हारे पास। तो लगाना, तो एक्सीएम की वैल्यू बेटा क्या आती है, बाय कंपेयरिंग 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में dm। और बेटा वाई सी एम की वैल्यू क्या आएगी, 1/m इंटीग्रेशन y इंटू में dm। और बेटा तुम्हारे पास क्या आएगा, जेड सी एम जो आएगा वो कितना आएगा, 1/m इंटीग्रेशन जेड डी, स्मॉल जेड है भाई ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाले बेटा, तीनों
एक्सिस के अलोंग क्या निकाल दिया, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाल दी, सेंटर ऑफ मास की नहीं, उसके पोजीशन वेक्टर की निकाली है भी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी उसका पोजीशन वेक्टर एक्स सी एम आ गया, वाई वाले के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर वाई सी एम आ गया, और जेड वाले का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, जेड सी एम आ गया। अब यदि मान लीजिए आपके पास क्या होता, ओरिजिन पे लाई करता सेंटर ऑफ मास, तो सारे के सारे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाने थे, जीरो हो जाने थे। तो ये भी वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, ठीक है बच्चे। ये था हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ मास ओवर रिजिड बॉडी के बारे में। तो बच्चे इसके बाद आता है हमारे पास क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखते हैं हम सेंटर ऑफ मास की मोशन क्या होगी भाई, कब सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट होगा वो मूव करेगा, क्या उसके लिए कंडीशन आने वाली है भाई, सेंटर ऑफ मास मूव जो करेगा ना वो कब मूव करेगा, किस कंडीशन में मूव करेगा, वो कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। अब मैंने क्या लिया, एक सिस्टम लिया जिसके अंदर कितने पार्टिकल थे, एन पार्टिकल थे, ठीक है, चलो ले लिया अभी। तो उस सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल के लिए मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखने जा रहा हूं। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, आर सी एम इज इक्वल टू बच्चे m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 r2 वेक्टर, और प्लस में अप टू mn वेक्टर, और डिवाइड बाय में क्या रहेगा बच्चे, मास सबका m1 प्लस m2 अप टू mn, ये कर दिया बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास m1 प्लस m2 अप टू mn, ये लो बच्चे, और इंटू में क्या लगा दिया मैंने, आर सी एम लगाया, इज इक्वल टू में m1 r1 m2 r2 प्लस में अप टू mn वेक्टर, ये लो, ये हुआ भाई। तो बच्चे अब यहाँ देखो, तो ये क्या है, पहले पार्टिकल का मास दूसरे का, और ऐसे nth पार्टिकल मास ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब पूरे के पूरे सिस्टम का मास आ रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल M बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल M। कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल विच इक्वल टू द m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। चलो भाई, अब बच्चे क्या किया हमने, इस टर्म का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया हमने बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया हमने, विद रिस्पेक्ट टू समय, तो जब भी ऐसा बोला जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी करना भाई, बोथ साइड क्या करना, बोथ साइड डी बाई डी टी करो। तो इसका तो होगा नहीं मल्टीप्लाई में, तो ओनली किसका होगा, आरसीएम वाले टर्म का होगा, लिख दिया भाई डी बाई डी टी बच्चे। तो यहाँ क्या लिख दिया, आर सी एम लिख दिया, इज इक्वल टू, वहां करूंगा तो इस साइड में राइट हैंड में m1 का नहीं होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, किसका होगा, r1 का, तो डी r1 बाई डी टी, यहां नहीं होगा, इसका होगा क्या लिखूंगा, डी r2 बाई डी टी। सिमिलर वे में लिखता चलूंगा मैं सबका, डी r1 बाई डी टी प्लस m2 डी r2 वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। तो बच्चे कहां तक लिखना है हमने, अप टू mn rn वेक्टर डिवाइड बाय dt, ये लिख दिया बच्चे। अब देखो, तो हमें पता है वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, ये होती है नहीं होती। तो इसका मतलब पहले पार्टिकल की पोजीशन में चेंज ये वाला है ना, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये क्या है, डी आर टू बाई डी टी, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज, इसको मैं क्या लिखता हूँ, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी। तो इसको मैंने क्या किया बच्चे, ऐसे रिप्रेजेंट किया। चलो पहले मैं लिखता हूं, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर जो होगा किसका, सेंटर ऑफ मास का, उसमें चेंज है यहाँ पे, तो उसको क्या लिखूंगा, पोजीशन, सॉरी उसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, डी आर सी एम बाई डी टी। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, वी सी एम, क्योंकि डी आर सी एम बाई डी टी हमें बता रहा था कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम उसकी वेलोसिटी के बराबर लिखते हैं, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी टर्म जो आई बची ये वी सी एम के बराबर आई, इज इक्वल टू, इसी वे में लिखो भाई m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर
अप टू कहां तक लिखोगे आप, एम एन वी एन वेक्टर, ये लिख दिया बच्चे, ठीक है। एक बार और डेरिवेटिव किया मैंने इस पूरी इक्वेशन का बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो करो भाई, एम डी वी सी एम वेक्टर डिवाइड बाय में डी टी इज इक्वल टू एम वन डी वन वेक्टर डिवाइड बाय में डी टी प्लस में एम टू डी वी टू वेक्टर डिवाइड बाय में बच्चे क्या है, डी टी आया, प्लस में कहा लिख दिया हमने एम एन डी वी एन डिवाइड बाय में डी टी। यहां तक हम लिख चुके हैं। अब यहां देखो बच्चे, तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, एक्सेलरेशन, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज था, तो एक्सेलरेशन किसकी बनेगी, सेंटर ऑफ मास की बनेगी, इसको मैंने ए सी एम बोल दिया बच्चे, ये लो, ठीक है। और ये क्या होगा तुम्हारे पास, पहले पार्टिकल की एक्सेलरेशन के बराबर होगा, नहीं होगा, एम वन ए वन, ये एम टू ए टू, सिमिलर वे में अप टू एम एन ए एन, ये लो वेक्टर लगा दो बच्चे। यहां आए न्यूटन सर, ठीक है, सेकंड लॉ लेके, वो कहती है भाई मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स के बराबर होती है जो उस बॉडी पे उस पार्टिकल पे लग रहा हो। तो इसका मतलब ये तो बेटा क्या हुआ, पहले पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के बराबर हुआ ना, और ये किसके बराबर, दूसरे पार्टिकल लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। इसी प्रकार ये किसके बराबर हुआ, nth पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के बराबर हुआ टोटल के। तो ये लो भाई, ये लगा दिया मैंने यहाँ वेक्टर, और प्लस में यहाँ कर दिया और ये लिख दिया भाई अप टू nth टर्म इज इक्वल, ये लिखा मैंने क्या, एम ए सी एम। तो इसका मतलब पहले पार्टिकल पे फोर्स, दूसरे पे फोर्स, इस प्रकार nth पे, तो इसका मतलब टोटल फोर्स हो गया ना किसके ऊपर, मेरे पूरे सिस्टम के ऊपर तुम्हारे पास। अब ये इंटरनल फोर्स नहीं है, क्या नहीं है, इंटरनल फोर्स नहीं, ये क्या एक्सटर्नल फोर्स है। क्यों एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि बेटा तो इंटरनल फोर्स होंगे, अब पहला पार्टिकल दूसरे पे लगा रहा होगा और दूसरा पहले पे लगा रहा होगा, दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएंगे, तो इस करके उन दोनों के फोर्सों का पेयर जो होगा ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस करके सभी के सभी पेयर के अंदर ऐसे फोर्स कैंसिल आउट होते हैं। कौन से, इंटरनल फोर्स की बात करो तो बचेगा कौन सा, ओनली बाहर वाला फोर्स बचेगा। तो वहां पे हमने लिखा था ना F12 प्लस F21, तो वो भी जीरो होगा तुम्हारे पास, क्योंकि वो भी इंटरनल फोर्स है दोनों के बीच में लगने वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो बेटा ये क्या हुआ तुम्हारे पास, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम हो गया, जो पार्टिकलों में वन बाय वन करके ऐड हो रहा था। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एम ए सी एम इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स, या सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, ये लिख दिया बच्चे। यही है मेरे पास क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तुम्हारे पास ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी क्या कर, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा यदि उसका पूरा का पूरा मास क्या हो बेटा, एक पॉइंट पे क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, जो किसका पॉइंट हो, सेंटर ऑफ मास का हो, और उस समय ठीक है पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो ना, वो कहाँ लग रहा हो, उस सेंटर ऑफ मास पे लग रहा हो, ठीक है। तब मेरा सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, मूव करेगा। तो दोबारा से फिर सुनिए कि जो हमारे पास क्या होगा, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा वो मूव करेगा यदि उस पूरे के पूरे सिस्टम का मास उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, जो पॉइंट किसका हो तुम्हारे पास, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हो, और सारा का सारा फोर्स बेटा कहाँ लग रहा हो, सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा हो, उसी पॉइंट पे लग रहा हो जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तब मेरा वो सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा बच्चे, ठीक है। ये था किसके बारे में, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ।